नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। देश भर में आज धूमधाम से ईद मनाई जा रही है, लेकिन इस सबके बीच कई जगह मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने नमाज में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईद के दौरान कई जगह पर फलस्तीन समर्थन के बैनर, झंडे और नारेबाजी तक के वीडियो वायरल हो गए। इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई है। वहीं बीजेपी ने भी फलस्तीनी झंडा लहराने को देशद्रोह बताया है। बीजेपी ने वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया और साथ ही तुष्टीकरण का भी आरोप लगा दिया है। तो ये जो पूरी सियासत है ये गर्मा गई है। वक्फ बिल का विरोध है, काली पट्टी बांधकर देखिए नमाज जो है वो की गई है और इस पूरे मामले को लेकर 2 तरह के रुख आ रहे हैं। एक तरफ वही अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें जिसका समर्थन करना है हम करेंगे। बीजेपी या सरकार कौन होती है ये बताने वाली कि हम किसके समर्थन में नारे लगाएं, किसके समर्थन में ना लगाएं। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है जो ऐसे लोगों को देशद्रोही करार दे रहा है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। एक और पक्ष है जो तटस्थ है, लेकिन वो कहता है कि अगर ये धार्मिक त्योहार है तो इसमें बेवजह सियासत लाने की जरूरत नहीं है। फलस्तीन के समर्थन में पहले भी कई लोग जुलूस निकाल चुके हैं, नारेबाजी कर चुके हैं। धर्म में ये सब चीजें ला करके आप बेवजह के तूल दे रहे हैं इन सब मामलों को। इसी मामले पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले हम सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं हिंदूवादी संगठन के नेता और दूसरी तरफ बीजेपी से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। दोनों के बयान सुनिए। ऐसे जो लोग हैं जो इस आड़ में इस प्रकार के घटनाएं करने का जानबूझ करके प्रयास करते हैं जिससे समाज में वातावरण बिगड़े, लेकिन ऐसे देशद्रोही जो लोग हैं, इस देश के अंदर अगर झंडा फहरेगा तो तिरंगा फहरेगा या भगवा फहरेगा और कोई नहीं फहरेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन करता है और करेगा। आप कह रहे हो आपका रमजान का पवित्र दिन ईद, मीठी सवैयां बांटोगे आप अपनी मस्जिदों में सीरीज लाइटिंग लगा के उत्सव मना रहे हो और वहां पर काली पट्टी बांधकर देशद्रोह का काम कर रहे हो, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हो आप। इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना फिलिस्तीन से प्रेम है तो जाइए, चले जाइए वहां, हिंदुस्तान की रोटी खाकर यहां के टुकड़े तोड़कर और वहां के गाने गाना, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है ये सुनना भी जरूरी है। सुनिए कांग्रेस का बयान। के संवैधानिक अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और प्रियंका जी ने भी मानवीयता के बात को रखने का काम करा था। जिस तरीके से युद्ध होते हैं वो युद्ध देशों को बर्बाद करने का काम करते हैं और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है और इस देश के संविधान ने, इस देश के मौलिक अधिकारों ने दिया है। ये बाबा साहब अंबेडकर से भी चिढ़ते हैं, ये उनके बनाए हुए संविधान से भी चिढ़ते हैं। लोगों के मौलिक अधिकारों से चिढ़ के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि मामला केवल मध्य प्रदेश या भोपाल में गरमाया है, पूरे देश में इसे लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी क्या कह रहे हैं और उधर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री जो हैं सरकार में इस वक्त किरण रिजिजू जी, उन्होंने क्या कहा है, दोनों के बयान सुनिए। सड़क पर उतर के कोई वो तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम सड़क उतर कर सरकार के सामने कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक ईद के दिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। हमारे साथ जाती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया। ये क्या तर्क हो गया? जो
पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, ईद में काली पट्टी बांधकर नमाज, वक्फ बिल के खिलाफ उठी आवाज। ईद पर फलस्तीन के समर्थन पर घमासान, हिंदूवादी संगठन बोले ऐसे लोग छोड़ें हिंदुस्तान। बीजेपी बोली कांग्रेस करती है गुमराह और तुष्टीकरण, कांग्रेस बोली बीजेपी मानती है मुस्लिमों को दुश्मन। ईद में फलस्तीनी रंग क्यों चढ़ा, धार्मिक त्योहारों में सियासी तड़का क्यों लगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां कहा यह जा रहा है कि इस तरह के मामलों में ये चीजें ठीक नहीं, और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया जा रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं योगेश जी आपका। मेरे साथ आज डॉक्टर विक्रम चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब जिलाध्यक्ष AIMIM के जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। और हमारे साथ जितेंद्र सिंह चौहान साहब प्रांत प्रचार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आ जाता हूं। शेख साहब, सबसे पहले तो ईद की बहुत मुबारकबाद देता हूं आपको, और सवाल मेरा सीधा यही है कि ईद के मुकद्दस मौके पर यह जो काली पट्टी समझ में आता है कि क्योंकि ये मुस्लिमों से जुड़ा देश का मुद्दा है, फिर फलस्तीन के समर्थन में नारे, पोस्टर, बैनर, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले अभिलाष जी आपको और पूरे दर्शकों को मैं ईद की गिनती गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रहा सवाल काली पट्टी का, तो पूरा देश का मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहा है, और उसका अपने संवैधानिक राइट्स है, वो कर सकता है, और अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरी बात, रहा फलस्तीन का मसला, तो फलस्तीन के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि फलस्तीन को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भारत सरकार प्रथम सूची में अपना नाम दर्ज करा चुकी है, और मरहूम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि फलस्तीन की जमीन पे इसराइल का अतिक्रमण है और उससे हटाना चाहिए। और फलस्तीन के साथ में जुड़े जो मामला आज हमारे सामने हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वहां से जो तस्वीरें आ रही है बिल्कुल विचलित कराने वाली, कि जिसको हम देख नहीं सकते। मानव अधिकार का जहां जहां उल्लंघन होगा, हर मनुष्य, हर इंसान की अखलाकी जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करे। युद्ध अगर हो रहा है तो वो युद्ध की जगह हो, लेकिन पब्लिक उसका टारगेट ना बने, स्वास्थ्य केंद्र उसका टारगेट ना बने, धार्मिक स्थान उसका टारगेट ना बने, और जो नागरिकों के अधिकार है वो उसका हनन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। फलस्तीन में आज इस्राइल के द्वारा जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, उसको मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ईद के मुबारक मौके पर ईद की नमाज, और जितने मुसलमान ईद की नमाज को जाते हैं, वो देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआएं करते हैं। और ऐसे मुबारक ईद के मुबारक मौके के ऊपर अगर फलस्तीन के नागरिकों के राइट्स के लिए अगर दुआ की जाती है, तो मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है। और भारतीय नागरिक होने के नाते अगर भारत के अंदर भारतीय मुसलमान वक्फ संशोधन बिल का विरोध अगर काली पट्टी बांधकर करते हैं, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। और रहा भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि फलस्तीन चले जाए, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, इन लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि इनके अपने लीडर मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी ने फलस्तीन का समर्थन किया है और इजराइल को अतिक्रमणकारी बताया है। 2018 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लूं शेख साहब, फिर आता हूं उस पर। मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी के पास आ जाता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
विक्रम चौधरी जी, यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए एक तरफ तो वक्फ बिल संशोधन जो बोर्ड हो रहा है उसका जाहिर सी बात है कि विरोध हो रहा है। उसको लेकर पहले भी अलविदा जुम्मे की नमाज में हमने ये देखा था कि लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे और नमाज अदा की थी, और अभी भी की उन्होंने। लेकिन फलस्तीन के समर्थन को क्या कांग्रेस समर्थन देती है कि फलस्तीन के समर्थन में इस तरह से नारेबाजी होनी चाहिए, बैनर लटकाए दिखाए जाने चाहिए, या आप दोनों को एक ही चश्मे से देखते हैं? आपको लगता है कि नहीं ठीक है, अपने हक के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, पर चूंकि इसलिए कि एक मुस्लिम मुल्क है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का फिर हम देखें तो एक अलाई पार्टनर भी है जिसने बुरे वक्त में भारत की कई बार मदद की है, तो फिर वहां पर राष्ट्रहित प्लस कौम आ जाती है, वर्सेस कौम आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में क्या बचाव करना था, या आपको लगता नहीं ठीक कर रहे हैं? जहां भी मुस्लिम है उनकी आवाज में, उनके लिए अगर आवाज उठा रहा है मुस्लिम समाज तो कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों पर यह सवाल हमेशा से उठता रहा है मुसलमानों की। हम इन ऐसी कार्रवाइयों के प्रति सहानुभूति अवश्य रखते हैं, लेकिन उनको एक नसीहत ये भी देना चाहेंगे कि जो दूसरे मामलात हैं उन पर भी इतना मुखर होना चाहिए। आपको एक सिविल सोसाइटी के बतौर समाज में अपनी छवि दिखानी चाहिए और वो उसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा खड़ा होना चाहिए। आप यदि सिर्फ कौमी तौर पर या धार्मिक तौर पर किसी एक मुल्क का समर्थन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आपको खड़ा किया ही जाएगा। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन से जो हमारी सहानुभूति है वो आज की नहीं है। हमने 1952 करीब में ही फिलिस्तीन को भी एक मान्यता दी थी, और फिलिस्तीन ने हमारी मदद खासतौर पर कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की है, और जो इस्लामी मुल्क हैं उनकी सहानुभूति भी हमको इस फिलिस्तीन की तरफदारी करके मिलती है, जो पाकिस्तान के मसले पर और कश्मीर के मसले पर हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। इसलिए हमको फिलिस्तीन को एक तो अन्यथा नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, अभी जब म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप आया तब हमारे जो बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने वहाँ के लिए बेहतरी के लिए दुआ की है, प्रार्थनाएं की हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत अपने धर्म के प्रति सहानुभूति होना जायज़ है, लेकिन ये एक तरफा इतनी ना हो कि लोगों को आप पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। तो मेरी तो विनम्र निवेदन यही है मुस्लिम समाज से कि और भी मसलात जो आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी कोई भी बातें होती हैं, तो बतौर एक सिविल सोसाइटी, एक नागरिक, एक सभ्य और जागरूक नागरिक समाज के तौर पर आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि जो भगवा ब्रिगेड जो इनका विरोध कर रही है वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी से बोले कि साहब आप पहले प्रधानमंत्री हो जो फिलिस्तीन गए हो, और आपने वहां ग्रैंड कॉलर नाम का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी हासिल किया है। तो जितनी आपत्ति यदि मुसलमानों से, उतनी आपत्ति नरेंद्र मोदी से भी होनी चाहिए कि आप फिलिस्तीन जा चुके हो और अवार्ड हासिल कर चुके हो। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं फिर जल्दी से योगेश गुप्ता जी आपके पास। योगेश गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, और ये फलस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरह का ये प्रेशर टैक्टिक्स भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, या अपने कौम के लोग जो हैं उनके साथ खड़े हो दिखना है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये आज़ादी तो उन्हें संविधान देता है कि अपने लोगों के लिए अगर वो बात रख रहे हैं तो रख सकते हैं। नहीं, देखिए अभिलाष जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक महीने तक रोजा रखते हो, इबादत पढ़ते हो, तकरीर सुनते हो, उससे आपने क्या सीखा? तत्पश्चात मीठी ईद आती है। मीठी ईद की सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। तो मीठा बोलिए, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की खाते हो, तो अपने आचरण में हिंदुस्तान के प्रति वो सम्मान, एक देश एक संविधान का सम्मान भी रखिए। आप फिलिस्तीन के बारे में अगर मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर फिलिस्तीन कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं रहा। भले ही भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने फिलिस्तीन के लिए कितने ही करोड़ों की एड क्यों ना पहुंचाई हो, बावजूद इसके हमेशा फिलिस्तीन पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि फिलिस्तीन हमारे को अपना मित्र तो कभी नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको फिलिस्तीन में मारे जाने वाले लोगों के प्रति संवेदना है तो आपकी वो संवेदनाएं पुलवामा अटैक के समय जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे तब कहाँ गई थी? मुंबई अटैक में मारे गए हमारे देशवासियों के लिए वो संवेदनाएं आप मुस्लिम समाज की कहाँ थी? बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुए, जो आबरू लूटी गई, तब इस मुस्लिम समुदाय की वो संवेदनाएं कहाँ थी?
ठीक है। कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण देखिए, उनके कुकर्मों की सजा आज हम देशवासी भुगत रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में वक्फ बोर्ड को कांग्रेस कहां से आ गई गठन गुप्ता जी? किया। सरकार बावजूद इसके आपकी कि है, 1908 झंडे आपकी सरकार में फहराए जा रहे सुन लो हैं। भाई, सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। कांग्रेस को विक्रम कब तक विक्रम जी बोलने खड़ा करने का दीजिए, विक्रम जी प्लीज बोलने दीजिए, आपको ध्यान विक्रम जी पूर्वक प्लीज सुना। बोलने दीजिए। नहीं नहीं, आप ये देखिए, बताइए आपका इसमें समय कांग्रेस आज- कहां से आ आपका गई समय सर? जब आए, सरकारें जब आप- इनकी हैं। हाँ देश बता रहे में भी, हूँ, देश हाँ में बता रहा हूँ कैसे बता आ रहे हैं, गई। वो बता रहे हैं, वो बता अरे रहे हैं। बता रहा हूँ कैसे आ गई। कांग्रेस बताइए। अरे सुन तो लो, तभी समझोगे कि हाँ बोलिए। अभिलाष जी इनको बोलिए कि मैं इनको बता रहा हूँ कांग्रेस कहां से आ गई। आप सुनेंगे तो समझेंगे ना कि कांग्रेस कहां से आ गई। जी बोलिए बोलिए सर। 1908 में अंग्रेजों की 4 सदस्यीय जजों की पीठ ने वक्फ बोर्ड के सर आप बहुत बिल को इतिहास में सिरे चले से जाते हैं ना। खारिज ठीक है कर सर, दिया। ठीक है। वो तो फिर बावजूद सारी इसके गलती, फिर वो सारी गलती देश ना फिर वो सारी गलती वहां पहुंच जाएगी ना। 1964 में ना 1908 से शुरू मत कीजिए सर। अधिनियम 1954 के तहत, बताइए आप। हाँ 1954 से शुरू योगेश करा। गुप्ता जी, 1954 योगेश गुप्ता जी, चलिए कानून, अब मैं आपसे दूसरे तरीके, योगेश गुप्ता जी, जी। कितनी चीजें बदल दी मोदी सरकार ने, नोट बंद चलिए कर मैं दिए, शॉर्टकट में बात करता हूँ, 370 ला दी, तो यहाँ अगर कोई दिक्कत थी तो उसको सुधार कर जी, मैं दीजिए। शॉर्टकट अब में बात हर करता चीज हूं। पर हम 1908 से शुरू करेंगे, ठीक नहीं होगा सर। शॉर्टकट में बताइए सर। देखिए नहीं, मैं 1954 जो के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, हाँ। जिसमें धार्मिक बंदोबस्ती थी। मैं आपके माध्यम से जानकारी आपके दर्शकों तक देना चाहता हूं कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं हाँ। पूरे विश्व में, हाँ। कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है और वक्फ बोर्ड की संपत्तियां नहीं सर है। 12 साल हो गए आपको वक्फ आए हुए, बोर्ड आप के हटा नाम देते, पर आपको रोका था मौलाना किसी ने? मदनी, योगेश गुप्ता जी, अगर सुनिए, गलती हुई थी तो हाँ, ठीक, हटा हटा दीजिए। ये जी हटा, उसी जब को तो हटा सुधार देंगे, कर रहे हैं सर। जब हटा देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। वक्फ संशोधन बिल का जो, ठीक है अरे सर। सुन तो लीजिए सर, 2 हाँ। मिनट तो दीजिए, इतना समय कांग्रेस के लोगों को दिया आपने। जी। 2024 वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य क्या है सर? पारदर्शिता, डिजिटलीकरण, ऑडिट। इसमें क्या आपत्ति है? इसमें इनकी कमेटी में 2 महिला सदस्य हैं, 2 अन्य धर्म के लोग हैं, जो है। मौलाना मदनी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने लाखों एकड़ जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम पर हजम कर ठीक है सर, रखी है। वो भोपाल के डिस्कशन हो चुका है सर, विधायक, वो लोगों को जो पता 6 चल बार गया है विधायक थे। सर। ठीक है वक्फ योगेश बोर्ड गुप्ता को जी, अपनी लोगों को पता है, आप लोग मिल्कियत जागरूक समझते हैं थे। इतना। ठीक है, मैं आ रहा हूं जल्दी से आप जितेंद्र सिंह चौहान जी के पास। समाज के लोगों ने गंभीर आरोप उन पर लगाए थे। ठीक है, आप ठीक है। हिंदुस्तान की खाते ठीक है हो योगेश और, गुप्ता जी, मुझे जरा जितेंद्र सिंह चौहान जी के पास आने की इजाजत दीजिए। गुप्ता जी प्लीज, गुप्ता जी, जितेंद्र सिंह चौहान जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कैसे देखते हैं वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट हो रहा है उसका विरोध काली पट्टी बांधकर और फलस्तीन के समर्थन में नारे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सभी दर्शकों को और आपको नववर्ष और नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको और भी ये बहुत शुभकामनाएं सर। इस प्रकार का बोध ईद के जो मुस्लिम समाज के लिए एक पावन पर्व है, उस पर उसकी एक जो उत्सव के माहौल को काली पट्टी बांधना तो कहीं ना कहीं एक, हम तो अपशगुन ही मानेंगे। हम तो हमारे धार्मिक हिंदू धर्म में तो अगर कोई धार्मिक त्योहार है तो काला कपड़ा भी पहनना अपशगुन माना जाता है, एक गलत माना जाता है। तो उनको कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए था। इसका कोई दूसरा तरीका होता तो अच्छा होता, एक त्योहार की भावना जो थी उनकी वो बनी रहती। दूसरी बात, फिलीपींस की जो बात कर रहे हैं, फिलीपींस के समर्थन में, सॉरी फिलीपींस के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के समर्थन में क्यों चुप हो जाते हैं? कश्मीर की समस्या से क्यों चुप हो जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर ही देख लें तो बलूचिस्तान में कितना घनघोर मचा हुआ है, अफगानिस्तान भी हो गया। तो ये इन सब में चुप, हाँ कौन मार रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किस पे हमला कर रहा है, लेकिन जब कब किसी एक विशेष टारगेट जो इनको लगता है, हमास जैसा आतंकवादी संगठन, सबसे क्रूर आतंकवादी संगठन है जो फिलीपींस में पल पोस रहा है, फिलिस्तीन सर, फिलिस्तीन, सॉरी फिलिस्तीन में पल पोस रहा है, वो वहीं पल पोस रहा है, उसके समर्थक वहीं पे हैं और उसका समर्थन हमारे देश का मुसलमान के कुछ लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण मुसलमान ना, तो मुझे एक चीज बताइए ना जितेंद्र जी, आप बोल रही है सरकार या वीडी शर्मा जी को हमने देखा वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये काले झंडे दिखाएं या बैनर दिखाएं फलस्तीन के समर्थन में, वो वक्फ बिल के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये पूरे देश में कई जगह पर हुआ है। पहले भी हमने भी इस प्रकार के कई विषय आए तो संगठन ने भी कुछ कार्यकर्ताओं ने संज्ञान लेके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाई है और कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे आप कर रहे हैं विचार, तो उनको पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं 1-2 लोग। तो इन 1-2 लोग कार्रवाई होना चाहिए, मुस्लिम समाज को उनका साथ नहीं देना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे थे काली पट्टी लगा के नहीं आना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं शेख साहब देखिए काली टोपी लगाकर आए, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। शेख साहब, मैं आपके पास आ जाता हूं।
आपने कहा कि अगर मुसलमानों पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठाने का हक है, बिल्कुल है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के लोग बार बार जो आरोप लगाते हैं, जो योगेश गुप्ता जी ने भी पूछा कि चलिए हिंदुओं के लिए मुसलमान भाई ना पसीजें, समझ सकता हूं। आप लोग मुसलमानों पर भी अगर कोई जुल्म हो रहा है तो वो भी तय करते हैं, देखते हैं कि मुसलमान पे मुसलमान जुर्म करता है तो चुपचाप रहो, मुसलमान पे कोई ताकतवर जुल्म करता है तो चुपचाप रहो। उइगर मुसलमानों को लेकर के धीरे धीरे करके पूरे उइगर मुसलमान खत्म कर दिए। मुझे बताइए किस ईद पर मेरे मुस्लिम भाइयों ने चाइना के खिलाफ प्रदर्शन किया, चाइना के नारे लगाए? उइगर मुसलमानों के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। उनके शरीर में चिप डाल दी जाती है सर कि कहां जाएंगे कहां रहेंगे। नए नए लड़कों को उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया। कोई मुसलमान उसको लेकर के मुखर होकर बात नहीं करता। लेकिन जब बात आती है फलस्तीन की, बात आती है इजराइल की, तो आप विरोध करते हैं। तो ये इसलिए नियत पर सवाल उठता है कि अगर मुसलमान की ही परेशानी है तो मुसलमान कई जगह परेशान है, उसको लेकर के बात कीजिए। चाइना समर्थित लोग बलूचिस्तान में जिन मुसलमानों को मार रहे हैं, जिनको घर से अगवा करके अपडेट कर लिया गया, जिसकी वजह से इतनी अशांति है, उन बलूचिस्तान के लोगों के लिए वहां पर क्यों प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के आज वो वहां पर हिंसक तौर पर सामने आ गए हैं चीजें। तो ये आपकी जो कहा जाता है ना कि पार्शियलिटी है कि किसका करना है, वो सियासी तौर पर देखते हैं, वो आप कौम के तौर पर भी नहीं देखते। लोग ये कहते हैं कि कौम के भी अगर होते, सबके लिए सगे होते तो भी बात थी। वो देखते हैं आका ने क्या कहा, ऊपर वालों ने, अच्छा इसके लिए प्रदर्शन करना है, इस पर खामोश रहना है। सीधा आरोप है सर। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपने मेरी टोपी का कहा। मेरी टोपी रामपुरी टोपी है जी, और ये रामपुर की अपनी एक पहचान है। अगर काली टोपी को आप विरोध प्रतीक मानते हैं तो भाई आरएसएस वाले काली टोपी किसके विरोध का वो रोज पहनते हैं सर। मुझे लगा कि संयोग होगा, मैंने तो बस उससे जोड़ दिया। ये रामपुरी टोपी भी रोज पहनी जाती है, आज आपका नॉलेज में नहीं होगा। शेख साहब पहली बार थोड़ी आए आप मेरे डिबेट में। आपको और मेरा रिश्ता तो, हम लोग तो पुराने वाबस्ता है ना एक दूसरे से। ईद का दिन है, नई टोपी खरीदते। अरे बधाई हो सर, आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आप इस टोपी में। और मैं भी डर रहा हूँ कि कहीं आपके मेरे को नजर न लग जाए, बहुत ज्यादा आपका दिल मेरे पे दिख रहा है आज। जी, ये बोल रहा हूँ कि अभी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा था, हाँ। मुझे भारत में एक कोई ऐसी घटना का उदाहरण दीजिए कि भारतीय मुसलमानों ने बांग्लादेश में होने वाले हिंदू पे अत्याचार का समर्थन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भारत से बांग्लादेश विरोध भी तो नहीं किया ना। ना ठीक है, बोलने दीजिए शेख साहब को बोलने दीजिए। शेख साहब को तो बहुत दूर तक जाएगी। अब मेरी सुन लीजिए आप। जी जी, एक मुझे भारत में उदाहरण बता दीजिए कि भारतीय मुसलमानों ने संभल में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ? ना योगेश जी बोलने दीजिए, योगेश जी प्लीज बोलने ना, योगेश जी प्लीज बोलने दीजिए। योगेश जी अभी आप कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए, आप अभी बोल रहे थे बीच में मत बोलिए, आप बोलने दीजिए शेख साहब को। शेख साहब मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ? आप मेरठ में आप शेख साहब को बोलने दीजिए। दो पक्षों के बीच में योगेश जी गलत बात, योगेश जी अभी जब आपके बीच में कोई हमारे मेहमान बोल रहे थे, आप नाराज हो रहे थे ना, अब आप खुद ही बोल रहे हैं, तो प्लीज जरा बोलने दीजिए शेख साहब को। जी बोलिए शेख साहब। नहीं, मैं तो थोड़ा सा बांग्लादेश में हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार का किसी भी भारतीय मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं किया है, विरोध किया है। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बताए कि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या किया। और ये तो बांग्लादेशी हिंदू है। मणिपुर में कौन है? मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कर रहे हैं? इनका मुंह वहां क्यों नहीं खुलता? मणिपुर में भी मुसलमानों ने मिसाल कायम की है। जिन पे अत्याचार हो रहा था, जो मानवाधिकार के शिकार हो रहे थे, उनका मुसलमानों ने खड़े रहकर वहां पर साथ दिया है। पूछना चाहता हूँ कि अभी जो इलाहाबाद के अंदर महाकुंभ लगा, वहां पर जो घटनाएं घटी है, मुसलमानों ने खड़े रहकर साबित किया है कि हम देश के हिंदुओं के साथ हैं। हम ठीक है, जहां भी मानवता के खिलाफ कुछ होगा फुल उसका समर्थन देंगे। आप कैसे एलिगेशन देते हैं मुसलमानों के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक के पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ये नहीं करेंगे तब तक इनका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि इनके पास
देश को आगे चलाने है ही तो। मौलाना साहब एक बात बताइए, 75 सालों में कभी आपने हिंदुस्तान के तिरंगे को लेकर ईदगाह में प्रवेश किया? 75 साल के इतिहास में, आजादी के 75 साल के इतिहास में कभी आपने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को लेकर ईदगाह में प्रवेश किया? फिलिस्तीन का क्यों लिया? नहीं योगेश जी, फिलिस्तीन का डॉलर कैसे लेके गया? तो लोग हज भी ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ना एक मिनट, ठीक ये है, देशद्रोह की श्रेणी में ठीक है आता योगेश जी, आपका पॉइंट आ गया। योगेश जी बस कीजिए, नहीं शेख साहब को सवाल में ले रहा हूँ। योगेश जी बस कीजिए, आप सवाल में ले रहा हूँ। शेख साहब उनका सवाल ये है कि जिस ईदगाह में या जिस जगह पर हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लेकर आप जाते हैं, वहां फलस्तीन के झंडे फहरा रहे हैं आप, ये वो कह रहे हैं। हज करने जाते हैं वहां भी तिरंगा लेके जाते हैं। इस देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी जब हम करने जाते हैं ना, सऊदी अरब, तो वहां भी हम तिरंगा लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए। कितने विजुअल उसको बताऊं मैं आपको? वो तो बिना तिरंगे के वहाँ आपको अनुमति नहीं है। अरे तिरंगा वहाँ आपको रिप्रेजेंट। ना योगेश गुप्ता जी, ठीक है योगेश गुप्ता जी, आप डिफर मत कीजिए। ना आप डिबेट को मेरे हिसाब से चलने दीजिए योगेश जी। ना योगेश गुप्ता जी के पास आता हूँ, चलिए योगेश गुप्ता जी के पास। शेख साहब जरा इनसे भी सवाल ले लो। शेख साहब जरा, मैं योगेश गुप्ता जी से सवाल ले लेता हूँ। शेख साहब, ठीक है योगेश गुप्ता जी, मुझे ये बताइए। भारत के बाहर भी जाकर भारत ठीक है शेख साहब, ठीक है योगेश गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, ये सब चीजें हो रही हैं और ये चीजें हो रही हैं, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जहीरुद्दीन शेख साहब की है, जितेंद्र जी की है, मेरी है, आपकी है, या सरकार की है? सरकार बीजेपी की है। ये आप लोग करवा लेते हैं, 2-4 लोग कर देते हैं और पूरी कौम फिर बदनाम होती है, आरोप लगते हैं, और आप लोग इसलिए इसको करने देते हैं। जी नहीं, देखिए अभिलाष जी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसका उत्तर ले लीजिए। जी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसका उत्तर ले लीजिए। वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे जो विवाद है, उसकी असल वजह तथाकथित मुस्लिम नेताओं द्वारा हड़पी गई जमीनें हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 9.4 लाख एकड़ में 8.7 लाख संपत्तियां वक्फ की हैं। नहीं सर, ये आंकड़े हम चला चुके हैं। आज हम वक्त की संपत्तियों पर बात नहीं कर रहे हैं। योगेश आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर फलस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि देशद्रोही काम हो रहा है, तो प्रशासन क्यों खामोश रहता है? 2-4 लोगों ने लहराए, हमने तो देखा हजारों की तस्वीर में 2-4-10 लोगों ने लहराए, उन्हें पकड़ लेते। जैसे हमारे यशस्वी माननीय अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कहा है कि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और निश्चित रूप से देशद्रोह की कार्रवाई और मुकदमा दायर किया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब आपके पास। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने बहुत अच्छी आज एक बात कही, शुरू में मैंने कहा कि थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए कि किस मामले में सपोर्ट हमें इस तरह के धार्मिक जलसों में, धार्मिक आयोजनों में करना है। और जाहिर सी बात है कि देश भावना भी एक भावना है। अगर आप कौम के लिए झुक सकते हैं, कौम के लिए सोच सकते हैं, तो देश के प्रति अगर इजराइल हमारे को हमेशा समर्थन देता रहा, बुरे वक्त में जब अमेरिका ने हमें सैटेलाइट एक्सेस देने से मना कर दिया था, हमारे पास गोले बारूद नहीं थे कारगिल के दौरान, तो इजराइल ने हमारी मदद की थी, तो वो सब चीजें भी देखी जानी चाहिए। वो एक सिर्फ कौम के लिए हम एक देश से रिलेशन नहीं देख सकते। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जब ये सारी चीजें होती हैं, तो कांग्रेस को भी क्या लगता नहीं कि थोड़ा सा अल्पसंख्यक भाइयों को समझाना चाहिए कि भाई ऐसा करके आप क्यों अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका देते हैं? क्योंकि ठेकेदार है क्या? जी मैंने अपनी डिबेट की शुरुआत में यही कहा है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप जिस ग्राउंड पे खड़े होते हैं, उस ग्राउंड पे खड़े होने पे ही आप पे उंगलियां उठती हैं। आप सेकुलर ग्राउंड पे खड़े होइए, आप नागरिकता के ग्राउंड पे खड़े होइए, आप संवेदनशीलता के ग्राउंड पे खड़े होइए। चाहे वो हिंदू, यदि हिंदू के ग्राउंड पे खड़ा होगा तो उस पर उंगली उठेगी, और बतौर मुसलमान यदि सिर्फ वो मुसलमानों की बात करेगा तो भी उस पर उंगली उठेगी। तो मैंने तो पहले कहा, मेरी विनम्र निवेदन तो यही है कि बहुत सेकुलरिज्म होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, अभी योगेश गुप्ता जी ने यह कहा कि वो कश्मीर में हमारा साथ नहीं देता है, तो नरेंद्र मोदी फिर क्यों गए फिलिस्तीन? ऐसे मुल्क में आपने दौरा क्यों किया जो कश्मीर की नीति पर आपके साथ खड़ा नहीं है और वहां लेकर भी आते हैं? एक बात हम पुनः ये कहते हैं कि हमारे लिए और कांग्रेस के लिए वक्फ बोर्ड अब इतना मुद्दा नहीं रह गया है जितना मुद्दा अब किसानों की जमीनें रह गई हैं।
क्योंकि ठीक है। इन्होंने जो अधिग्रहण पॉलिसी लाए हैं और लैंड पूलिंग एक्ट लेके आए हैं वो बहुत ही खतरनाक है, और मध्य प्रदेश के जो पूरे किसान हैं वो इस ठीक। नीति से परेशान होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सारे ठीक है, किसान उस पर एक डिबेट कर चुके हैं विक्रम जी, और समय आएगा तो एक डिबेट उस पर भी करेंगे, किसानों के लिए एक और डिबेट करेंगे उसके लिए। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं जितेंद्र सिंह चौहान जी। जितेंद्र सिंह चौहान जी, अंतिम के 1 मिनट बचे हैं सर, सिर्फ 1 मिनट। जितेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब इस तरह की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ, देखिए वक्फ पर कोई विरोध कर रहा है, कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके मजहबी चीजों से जुड़ा मामला है और वो शांतिपूर्ण विरोध है। वहां पर किसी को अपशब्द नहीं कहे गए, कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन फलस्तीन के समर्थन में जो नारे लगे या जो कुछ हुआ, उसको लेकर प्रशासन, क्या आपको लगता है समुचित कार्रवाई कर पाएगा? क्या इससे पहले कभी ऐसा जब हुआ है समुचित कार्रवाई हुई है? क्योंकि आप कहते हैं कि शिकायतें की हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? इसके पहले भी शिकायतें हुई है, उन पर कार्रवाई हुई है, लोगों को पकड़ा गया है, इसलिए लोगों को कार्रवाई हुई है, और शासन प्रशासन इस ओर अगर गंभीरता से योजना करेगा तो कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, ये काली पट्टी और उसका विषय कहे जाए तो इसके और तरीके भी हो सकते थे अगर वो दूसरे तरीके अपनाते, क्योंकि जेसीपी जो जब जेपीसी बनी थी उसमें विरोध दर्ज कराए गए थे, उसमें अपने सुझाव दिए गए थे, तो वो सुझाव सारे उसके अंदर आने वाले उस कानून के अंदर। तो वो सब चीजें बदलाव अगर हो रही है तो वो अच्छे के लिए हो रही है। मुस्लिमों की जितनी मुस्लिम ऐसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे एक लोगों ने स्वयं के कब्जे में ले रखी है, समाज के काम भी नहीं आती ना। ठीक है, वो सब जानते हैं ना। अब समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात सही है कि जो भी तीज त्योहार हो, चाहे वो दीपावली हो या ईद जैसा मुकद्दस मौका हो, इस पर हमारी उम्मीद होती है कि हम अमनो अमान की बात करेंगे। अपने हुकूक की बात करना कहीं भी गैर जायज नहीं है, पर कुछ जगहों को लेकर के कहा जाता है कि थोड़ा सा संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। अब जब रोजेदार पहुंचे थे ईद की नमाज अदा करने, तो उम्मीद की जा रही थी कि सभी जगह सब चीजें ठीक होंगी, लेकिन अमनो अमान की दुआ के लिए जब हम खबर चलाते थे हर ईद पर, और आप देखिए कि अगर वो फलस्तीन के समर्थन में जो नारे, बैनर, पोस्टर लग गए हैं, उसको लेकर के पूरा माहौल अलग हो जाता है। और मुस्लिम पक्ष को यह जरूर सोचना चाहिए कि कहीं उनके ऊपर यह तोहमत, उनकी ये इमेज खराब करके लगा तो नहीं दी जा रही चंद लोगों की वजह से। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर वहां 20,000 लोग हैं तो उनमें से 20 लोग भी नहीं है जो इस तरह की चीज कर रहे थे। 20 लोग भी नहीं थे जिनकी काम को देख करके लोग उस पर आपत्ति ले सके। काली पट्टी बांधी है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप बाकी जो काम करने वाले 20 लोग भी नहीं है। उन 20 लोगों के कारण क्या सभी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, या उन 20 लोगों के साथ सभी मुसलमानों का मौन स्वीकृति है? इसीलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब, एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब और जितेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।